हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड डिस्कस करेंगे 100% कवरेज ऑफ द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये चैप्टर कॉमन है इन बोथ आईएससी क्लास 12 एज वेल एज सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस में। इस चैप्टर को हम लोग फॉलो करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को डिस्कस करना जरूरी है। पहले इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस आते थे, बट नाउ विद द एवर चेंजिंग सिलेबस हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर से छोटे छोटे एमसीक्यूज एंड वेरी स्पेसिफिक केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब सिर्फ फॉर्मेट को रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, अपने को एक एक लाइन आइटम को समझना पड़ेगा एंड प्रैक्टिकली क्वेश्चन पेपर को देख के अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम किस हेडिंग या सब हेडिंग में फॉल करता है। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आई विल स्पेंड द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स एक्सप्लेन करने में कि ये जरूरत क्या है। एक कंपनीज के लिए हम लोग अलग से बैलेंस शीट चैप्टर क्यों बना के पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 11 में तो पढ़ चुके थे। तो वाई आर वी स्टडिंग अ न्यू काइंड ऑफ चैप्टर, अ न्यू काइंड ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन करेंगे जहां पे मैं ये बताऊंगा कि अलग अलग सिनेरियो में क्या क्या आंसर्स होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि हम लोग शेड्यूल 3 या कंपनीज एक्ट 2013, या फिर चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपनीज एक्ट 2013 एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। आइए बोर्ड पे देखिए। इंडिया में दो तरह की एंटिटीज एग्जिस्ट करती है। एक होती है कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड एक होती है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। भैया मतलब कॉर्पोरेट एंटिटीज का मतलब होता है कंपनीज। कंपनीज मतलब जैसे रिलायंस, टाटा, HUL, ITC। हम लोग इतनी सारी कंपनीज अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, करेक्ट। एंड आपने अपने कॉमर्स या बीएसटी के सिलेबस में पढ़ा भी होगा। अ कंपनी, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, बट दीज आर कंपनीज। व्हाट आर नॉन कॉर्पोरेट्स? नॉन कॉर्पोरेट्स का मतलब हर वो एंटिटी जो एक कंपनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे। एक सोल प्रोप्राइटरशिप अपने क्लास 12 में जो एक पूरा पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पार्टनरशिप। उसके बाद एनजीओ, आपके स्कूल्स, आपके हॉस्पिटल्स यानी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो कि एक कंपनी नहीं है, वो एक नॉन कॉर्पोरेट होती है। भैया काउंटिंग यानी कि कैश आना, परचेज करना, सेल्स करना, वो तो सभी कोई करेंगे। सोल प्रोप्राइटर भी करता है, कंपनीज भी करती है। तो नॉन कॉर्पोरेट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं, कंपनीज के ऊपर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं। नेचुरली नॉन कॉर्पोरेट्स बहुत छोटी एंटिटीज होती है, घर घर में होती है, तो उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स का बर्डन डाला नहीं जाता है। फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने हिसाब से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक रूल्स होते हैं जैसे एसेट डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, बट ज्यादा रूल्स नहीं दिए जाते कि इसको यहां रखो, उसको वहां रखो। तो इसको लेके हम लोग कोई स्पेसिफिक रूल नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए जब हम लोग इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लोग इसकी बैलेंस शीट ऐसे टी फॉर्मेट में बनाते हैं, जहां पे हम लोग राइट साइड में एसेट्स को लिख देते हैं और लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज को लिख देते हैं, एंड लास्ट में दोनों तरफ का टोटल मैच हो जाता है। बट when we are talking about companies, then in that case the requirement is a bit different. जब मैं कंपनीज की बात करता हूं तो कंपनीज के अंदर लोग आते हैं जिनका नाम है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। कंपनीज क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए काम करती है? नहीं। आज अगर रिलायंस कोई बहुत बड़ा मूव ले तो हो सकता है उससे आसपास जो लोग रहते होंगे, गवर्नमेंट, बाकी पब्लिक, सबको प्रॉब्लम हो सकती है, सबको फायदा भी हो सकता है। इन द सेंस कंपनी एक बड़ी एंटिटी होती है। सो कंपनीज को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली अपनी अकाउंटिंग को रिपोर्ट करना पड़ता है। मैं जस्ट 2 मिनट और लूंगा। कंपनी कैसे अपना बैलेंस शीट बनाए? अब सोचिए, सपोज मैं एक बैलेंस शीट के बारे में गेस मारता हूं। तो लेट अस से मैंने एक बैलेंस शीट को इमेजिन करने का कोशिश किया। एक बैलेंस शीट में यूजुअली क्या आता है? एसेट साइड में मशीनरी होगा, बिल्डिंग होगा, प्लांट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक बार आप इमेजिन करके देखिए, अ कंपनी एज ह्यूज एज रिलायंस लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड, क्या उसके पास एक मशीनरी, एक बिल्डिंग, एक प्लांट होगा? नहीं। उसके पास कर्नाटक में एक मशीनरी होगा, वेस्ट बंगाल में एक मशीनरी होगा, उत्तराखंड में एक मशीनरी होगा, साउथ के स्टेट्स में एक मशीनरी होगा, महाराष्ट्र में एक अलग मशीनरी होगा। इसका मतलब अगर वो एक एक करके ऐसे मशीनरी लिखने लगे, एक एक के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे, तो उसकी तो बैलेंस शीट ही 100-200 पेजेस की हो जाएगी। उसके पास अनलिमिटेड एसेट्स है, उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है।
तो आप या इन जनरल पब्लिक क्या उस बैलेंस शीट को पढ़ के कुछ समझ पाएगी? द आंसर इज नो। हो सकता है कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जहां पे रिलायंस, आईटीसी या कोई भी कंपनी चोरी चकारी कर दे। उन्होंने अपने 100 पेज के बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को कहीं छुपा के रख दिया ताकि किसी को पता ना चले। तो एक तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड कर दिया। तो इसीलिए कट शॉर्ट, बात को कट शॉर्ट करते हैं, कंपनीज के ऊपर इंडिया में एक लॉ अप्लाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट मेरे को ए टू जेड सब कुछ बताता है कि एक कंपनी कैसे बनती है, एक कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कंपनी बंद कैसे होती है, वो भी इसमें मेंशन्ड होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि भैया मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट दे देता हूं, मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट दे देता हूं जहां पे मैं आपको बता दूंगा ये आपकी लाइबिलिटीज होनी चाहिए, ये आपके एसेट होने चाहिए, इसके अंदर आप अपनी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को घुसे दो, उसके अलावा मैं कुछ अलाउ नहीं करूंगा। भैया ये मेंशन कहां हुआ? ये मेंशन हुआ शेड्यूल 3 में। तो याद रखिएगा शेड्यूल 3 कोई चीज नहीं है। शेड्यूल 3 इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। भैया शेड्यूल 3 हम लोग को बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाता है? नो, दिस इज हाफ इंफॉर्मेशन। शेड्यूल 3 हमें 5 चीजें बताता है, ठीक है? शेड्यूल 3 हमें एक्चुअलिटी में 5 चीजें बताता है। शेड्यूल 3 हमें बताता है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। शेड्यूल 3 हमें बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। शेड्यूल 3 हमें सिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। शेड्यूल 3 हमें यह भी बताता है कि नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। एंड शेड्यूल 3 मुझे यह भी बताता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनता है। भैया ये तो कुछ नए वर्ड्स हो गए? नहीं, नए नहीं है, ध्यान से देखो। बैलेंस शीट आप लोग को ऑलरेडी बनानी आती है, एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम टू सेम रहता है, हाँ फॉर्मेट चेंज होगा बट आइटम तो सेम रहेंगे। जो सेल्स है वो सेल्स ही रहेगा, सेल्स में से एक्सपेंस माइनस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बस उसका नाम चेंज हो जाता है। उसको अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं, अब हम लोग उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट का बैलेंस शीट रहा, पीएल अकाउंट का बन गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एक अलग चैप्टर है जो आप लोग पढ़ेंगे इन योर सिलेबस, मैं उसको एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एंड ये यूजुअली बहुत बड़ी कंपनीज के लिए अप्लाई होता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी। कंपनीज में भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी अलग होती है। एंड नोट्स टू अकाउंट्स क्या है भैया? आप जो बैलेंस शीट में लिखेंगे, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओ सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो लिखेंगे, वहां पे जो भी फिगर्स आप लेके आएंगे, क्या आप कोई वुडू मैजिक करके लेके आएंगे? आंसर इज नो। उन फिगर्स के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, वो लॉजिक आप एक्सप्लेन करते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं। व्हाट इज शेड्यूल 3? Schedule 3 is a part of Companies Act 2013. What is Companies Act 2013? It is a law applicable on companies. What does Schedule 3 do? Schedule 3 tells me the format and it gives me the instructions and the guidance. I repeat my words. मेरे को फॉर्मेट देता है, मेरे को इंस्ट्रक्शन देता है, मेरे को गाइडेंस देता है कि कौन सा आइटम कहां जाना चाहिए, किस बेसिस पे जाना चाहिए। तो भैया ये तो फिक्स हो गया ना, ये आइटम यहां जाएगा, ये आइटम यहां जाएगा 99%। बट जैसा मैंने बोला वो कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है, वो आपको एक गाइडेंस देता है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? उसके 5 पार्ट्स होते हैं बट हमारे लिए अभी इस वीडियो में रेलेवेंट खाली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट्स होते हैं। तो दिस इज अबाउट कि शेड्यूल 3 क्या जरूरत है एंड उसकी हम लोग को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। अब शेड्यूल 3 के पार्ट्स के अंदर मैं घुसूं उससे पहले मैं एक चीज लास्ट डिस्कस करना चाहता हूं कि भैया ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है कि आपने इसको इतना डेप्थ में कवर किया। अगर आपने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा है, इशू ऑफ शेयर्स, तो आपको पता है शेयर कैपिटल का एक बहुत हैवी डिस्क्लोजर जाता है इन बैलेंस शीट। जब आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 के सिलेबस में रेशियो एनालिसिस, उस समय इस चैप्टर का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको काफी वेटेज एंड काफी हेल्प मिलेगा इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टॉपिक्स। लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपकी बैलेंस शीट के ऊपर पकड़ अच्छी है, आई एम गारंटिंग यू यू विल गेट अ वेरी गुड एडवांटेज एंड आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें कनेक्ट होंगी कि कहां पे कौन सी चीज कनेक्ट होनी चाहिए, कहां पे कौन सा फिगर आना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बैलेंस शीट यूजुअली कैसे बनती है? वापस मैं एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार एक अलग नजरिए से ड्रॉ कर रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। लेट अस से
मैंने एक बैलेंस शीट ड्रॉ की जिसके अंदर जस्ट अ सेकेंड या अब मेरे को एक बात बताइएगा, ये हो गए मेरे एसेट्स, ये हो गए मेरे लाइबिलिटीज। भैया ये तो आपने वापस टी फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। रुकिए रुकिए, मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, एंड हम लोग सब इस फॉर्मेट में कंफर्टेबल है, इसीलिए मैं इसमें समझा रहा हूं। मेरे एसेट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म एसेट हो सकते हैं, या फिर मैं उसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग क्लास 11 बहुत प्यार से बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। या फिर वो हो सकते हैं मेरे करंट एसेट्स। ठीक है। मेरी लाइबिलिटीज कितनी तरह की हो सकती है? मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लाइबिलिटी होती है इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या होती है वो? इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स। या फिर मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कैपिटल। भैया कैपिटल ही तो हम लोग सीखते हैं, तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आप लोग पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं तो आपको पता है जनरल रिजर्व होता है या कोई भी टाइप का रिजर्व होता है, एक्सेप्ट फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय का कोई अमाउंट। तो जितने भी रिजर्व्स एंड फंड्स होते हैं दे आर मेंट टू बी फॉर द ओनर्स। तो यहाँ पे भी जो रिजर्व एक कंपनी का होगा वो कंपनी के ओनर्स के लिए होगा, एंड कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। ओके। दूसरा आइटम क्या होगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी कि जो ऐसी लाइबिलिटी जो थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली है। फॉर एग्जाम्पल बैंक के लोन हो गए, मैंने कोई मॉर्गेज कर रखा है। एंड फाइनली आता है करंट लाइबिलिटीज। भाई आप यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो ये सब समझाने में? देखो तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो निकालूंगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट आइटम कैपिटल एंड रिजर्व्स, सेकेंड आइटम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड थर्ड आइटम करंट लाइबिलिटीज। ये आइटम मैं आपको फिर समझाऊंगा जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो में दिखूंगा। बट एक बार ध्यान से देखना इसमें मैंने क्या रिकॉर्ड किया। पहला आइटम कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को अब हम लोग बुलाते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या इसमें कोई गलती की मैंने शेयर होल्डर्स फंड्स में? क्यों? शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या होता है? वो फंड जो शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। अब शेयर होल्डर को क्या बिलोंग करेगा? उसकी कैपिटल एंड उसका रिजर्व एंड उसके सरप्लस। भैया सरप्लस क्या होता है? हैंग ऑन विथ मी, मैं आपको समझाता हूँ सरप्लस क्या है, एक बार मेरे लिए समझिएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो भैया एक क्वेश्चन और उठा, भैया लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आपने डिफाइन कैसे किया कि लॉन्ग टर्म क्या है शॉर्ट टर्म क्या है? हो सकता है बैंक लोन मेरे लिए शॉर्ट टर्म हो, आपके लिए लॉन्ग टर्म हो, तो ऐसे तो कंपनीज अलग अलग क्लासिफिकेशन करेगी। ओके, गुड क्वेश्चन। एंड फाइनली एसेट्स के अंदर मैंने दो पार्ट्स बनाए, क्या क्या? फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? मेरे लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। एंड करंट एसेट होते हैं यूजुअली जो मेरे शॉर्ट टर्म एसेट होता है, फॉर एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इन्वेंट्रीज खरीद रखी है, मेरे डेटर्स जो होते हैं, बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं, दीज आर माय करंट एसेट्स। भैया इसमें बेनिफिट क्या होता है? खाली इतना समझ के रखिए। अब देखिए इसमें क्या होता है। तो मैं अब आप लोग को इंट्रोड्यूस करता हूं टू द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट, राइट? अब देखिए ये फॉर्मेट स्टार्ट कहां से होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से, क्योंकि जो अमाउंट मैंने वहां पे बोला एज शेयर होल्डर्स फंड्स वो मेरा इक्विटी ही तो है। इक्विटी इक्विटी। तो अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पॉइंट नंबर 1 इक्विटी लाइबिलिटीज में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में मैंने पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या हुआ? वो फंड जो मेरे शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। भैया एक बार वापस वहां पे जाने की कोशिश कीजिए। शेयर होल्डर फंड में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया था? आपकी कैपिटल एंड आपके रिजर्व एंड सरप्लस। आप देखिए पॉइंट नंबर ए क्या है? शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर बी क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब भैया द कॉन्सेप्ट जो टी शेप बैलेंस शीट में है वो सेम है, खाली बस हम लोग यहाँ पे वर्टिकली आइटम को प्रेजेंट करते हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग यहाँ पे आइटम्स को वर्टिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली। तो पहला आइटम क्या हुआ? शेयर कैपिटल। सेकेंड आइटम क्या हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड आइटम क्या हुआ? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब धीरे धीरे एक एक आइटम को डिस्कस करते हैं। शेयर कैपिटल में क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? तो एक क्वेश्चन और उठ के आता है, भैया रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आपने मुझे खाली एक लाइन दिया, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आपने मुझे एक लाइन दिया। अब अगर किसी स्टूडेंट का दिमाग ज्यादा चला तो उसने नीचे चेक किया तो उसको दिखा, देखिए ट्रेड पेबल्स के लिए भी एक ही लाइन है, आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए भी एक ही लाइन है। भैया मेरे तो 5-6 लोन है बैंक से, तो मैं क्या 5-6 लोनों को एक साथ दिखा दूं या किसी एक को दिखा दूं? गुड क्वेश्चन। इसीलिए मैंने आपको शेड्यूल 3 का बैकग्राउंड बताया था।
शेड्यूल 3 का बैकग्राउंड मेरे को क्या समझाया था कि मैंने आपको एक फिक्स्ड फॉर्मेट दिया है, इसके अंदर आप फिगर डालो और फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ। आई रिपीट, फिगर यहां लिखो एंड फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ। समझ नहीं आया? चलो मैं समझाता हूं। एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से मैंने यहां पे बोला लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेरा आइटम है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मैंने लिखा नोट नंबर 6। नोट नंबर, देखिए ये कॉलम नोट नंबर का होता है, नोट नंबर 6। तो मैं गया अपनी बैलेंस शीट में नोट नंबर 6 वाले आइटम की तरफ। जैसे ही मैं गया नोट नंबर 6 पे, तो मैंने नोट नंबर 6 में क्या लिखूंगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जैसे ही मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल 12% लोन फ्रॉम एचडीएफसी। सपोज मैंने लिया 10 लाख का, तो मैंने लिखा 12% लोन फ्रॉम एचडीएफसी 10 लाख का। फिर मैंने लिखा 8% लोन फ्रॉम आईडीबीआई, तो मैंने लिखा 12 लाख का। अब मैंने लिखा लेट्स से 5% लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, मेरा 1 लाख रुपए का। तो मेरा टोटल फिगर कितना आया? 10 प्लस 12 22 प्लस 1 23 लैक्स। तो ये मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन किया 23 लैक्स। एंड मैं अब यहाँ पे फाइनल फिगर आपको डालता हुआ दिखूंगा 23 लैक्स। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन कि ये शेड्यूल 3 किस तरीके से काम करता है। अब आते हैं एक एक आइटम के इंडिविजुअल डिस्कशन पे एंड फिर हम लोग समझेंगे कि कौन सा आइटम में क्या कॉरेस्पॉन्ड होता है। सबसे पहला आइटम एंड सबसे हैवी आइटम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर कैपिटल। ये आइटम आपको तभी समझ आएगा अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ के मेरे को इस वीडियो को देख रहे हैं। जो पहला पॉइंट नंबर नोट होता है उसके अंदर हम लोग 3 हेडिंग बनाते हैं। सो लेट्स से पॉइंट नंबर 1 होता है शेयर कैपिटल। ओके, अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3 मेरी 3 तरीके की होती है। क्या क्या? नंबर 1 होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोला मैंने? ऑथराइज्ड कैपिटल। भैया ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल एज द नेम सजेस्ट इज दैट कैपिटल जो गवर्नमेंट ने मेरे को ऑथराइज कर दी है, मैं उतनी लोगों को इशू कर सकता हूं। करेक्ट? तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू टू द पब्लिक। आई रिपीट, देखिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बोले। Authorized capital is the amount of capital that the government authorizes a company to issue, plus it is the maximum amount that the company can issue. Obviously, अगर गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप 10 लाख से ज्यादा की कैपिटल इशू नहीं कर सकते हैं, then naturally आप 12 लाख की कैपिटल कैसे इशू कर पाएंगे? आपको 10 लाख की कैपिटल ही इशू करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं शेयर्स ऑफ रुपीज ईच। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू। तो यहां पे क्या क्या आ जाता है फिगर्स? यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है, एंड यहां पे फेस वैल्यू आ जाता है। तो नेचुरली मैं जैसे ही दोनों चीज को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे यहां पे एक फिगर मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा भैया, इस क्वेश्चन में कुछ फिगर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हो सकता है ऑथराइज्ड कैपिटल का फिगर आपको दे दे, बट ऐसा भी हो सकता है ऑथराइज्ड कैपिटल का फिगर आपको ना दे। इन केस आपको ऑथराइज्ड कैपिटल का फिगर ना दे तो आपको डॉट 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 ऐसे ही लिख के आना है। आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको डॉट डॉट करके लिखना ही पड़ेगा। एंड लिखने के बाद आप एक डबल लाइन डाल सकते हैं। नेक्स्ट, लेट अस से मैंने नेक्स्ट आइटम लिखा इशूड कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी ने इशू कर दी, ऑलरेडी इशूड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने, अगर एक कंपनी को 10 लाख शेयर्स इशू करना अलाउड है, उसमें से उस कंपनी ने 8 लाख शेयर इशू कर दिए, तो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए ही रहेगी, बट उसकी इशूड कैपिटल 8 लाख रुपए है। कॉमन सेंस लगाइए, इशूड कैपिटल हमेशा कम रहेगी देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सेम लॉजिक, उसका भी फिगर आपको हमेशा गिवन रहेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ईच शेयर का, आप यहां पे फिगर लिखेंगे एंड देन यहां पे 2 अंडरलाइन डाल देंगे, डबल लाइन डाल देंगे। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे हम लोग गलतियां करते हैं, इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अगेन इसमें बहुत हैवी रेफरेंस आएगा फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, बट मैं आपको एकदम ब्रीफली समझा देता हूं। इशूड कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो कंपनी ने इशू कर दी। क्या ऐसा जरूरी है कि कंपनी ने जितनी कैपिटल इशू की लोग उतनी कैपिटल सब्सक्राइब कर लेंगे? द आंसर इज नो। हो सकता है लोग ज्यादा सब्सक्राइब करें, हो सकता है लोग कम सब्सक्राइब करें, कुछ भी हो सकता है।
तो सब्सक्राइब कैपिटल, अच्छा उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेट अस से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, आपने 100 शेयर इश्यू किए एज अ कंपनी, लोगों ने 100 शेयर सब्सक्राइब भी कर लिए, आपने अभी तक फाइनल कॉल ही नहीं मांगी है, तो भले ही आपने कैपिटल इशू कर दी पूरी, बट अभी तक लोगों ने पूरी सब्सक्राइब नहीं की क्योंकि आपने कॉल नहीं मंगाई। तो गलती किसकी है, वो लोग की, शेयर होल्डर्स की या मेरी? अब समझते हैं, इसके दो पार्ट्स कर देते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, क्या बोला? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या है? लोगों ने सब्सक्राइब भी कर ली एंड लोगों ने फुल्ली पे भी कर दी, राइट? तो इसका भी फिगर आपको अगेन क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहता है। अच्छा, अगर लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया एंड फुल्ली पे भी कर दी, तो क्या कॉल्स इन अरियर कभी हो सकते हैं? नहीं। अगर लोगों ने फुल्ली पे कर दी तो कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब सेकेंड टॉपिक आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसके अंदर क्या निकल के आता है? इतना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस इतना ईच। अगेन बट इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स निकल के आ सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स निकल के आ सकते हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन ऊपर कर लेता हूँ। यस, जैसे कि सबसे पहला पार्ट, इसमें जो कॉल्स इन अरियर होंगे वो लेस हो सकते हैं, राइट? इसमें जो कॉल्स इन अरियर होते हैं वो लेस हो सकते हैं, एंड इसमें एक अमाउंट ऐड हो सकता है जो कि होता है शेयर फॉर फीचर का। तो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है? उसके बाद जो मेरी लास्ट फाइनल फिगर आएगी वो मैं लिख दूंगा। भैया मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, आपने शेयर कैपिटल का नोट तो एक खोला, मतलब यहां पे मैंने शेयर कैपिटल के अंडर लिखा नोट नंबर 1, बट आपने नोट नंबर 1 में 4 फिगर कैलकुलेट करवा दी। क्या क्या? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो मेरे को बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट लिखना है? आप लोगों को बैलेंस शीट में ये लास्ट वाला अमाउंट लिखना है, सब्सक्राइब, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, इट्स अ स्मॉल ब्लंडर ऑन माय पार्ट। ये सारा फिगर जो ऐड होकर आएगा ये फाइनल फिगर, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल वाला फिगर अपने को लिखना पड़ता है, ठीक है? सब्सक्राइब कैपिटल वाला फिगर अपने को पूरा पूरी लिखना पड़ता है। नेक्स्ट, अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। रिजर्व एंड सरप्लस मेरे को ये बताता है कि कौन सा अमाउंट मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है आज के दिन मेरे बैलेंस शीट में। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, ये इजी है, अब छोटे छोटे फिगर्स है। लेट से मैं बोलता हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे पास रिजर्व्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, ठीक है? मेरे पास लेट से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एसपीआर। हो सकता है मेरे पास डिविडेंड रिजर्व पड़ा है, ठीक है? हो सकता है मेरे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा है, हो सकता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, या कोई भी स्पेशल रिजर्व हो, कुछ भी हो, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। एंड इसमें ऐड या प्लस माइनस होता है, ठीक है? प्लस माइनस दोनों हो सकता है, नॉट नेसेसरली ऐड। तो इसमें प्लस माइनस होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले पार्ट में इसी वीडियो में, बट एक बार के लिए आप समझिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है? सो आई रिपीट, इसमें क्या क्या होता है, पहले सारे रिजर्व्स को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है? एंड उसके बाद इसमें एक पार्ट आता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके बाद एक टॉपिक आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको एकदम क्विकली ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेयर वारंट्स का मतलब होता है मैं एक कागज में आपको लिख के दे देता हूँ कि मैं आज से 10 साल बाद आपको शेयर्स दूंगा। तो आज लेट्स से मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया, लेट्स से मैंने हर्ष को प्रॉमिस कर दिया कि 10 साल बाद मैं हर्ष को शेयर्स दूंगा, जितने भी रुपए में दूंगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स दूंगा, दैट इज इररेलेवेंट। बट मैंने 10 साल बाद के लिए एक लाइबिलिटी अनलॉक कर ली है। भैया वो 10 साल बाद तो लाइबिलिटी है ना, तो अपनी शेयर होल्डर फंड में क्यों लिखा? द रीजन इज, भले ही मैं उसे 10 साल बाद शेयर होल्डर बनाऊंगा, बट मैंने उससे पैसे आज ही ले लिए। तो बिकॉज मैंने आज उससे पैसे ले लिए और इनडायरेक्टली मैं उसे बाद में जाके अपना शेयर होल्डर ही बनाऊंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बट शेयर वारंट्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके लिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं। सेकेंड आइटम, पॉइंट नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वेरी इजी, वेरी सिंपल, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। लेट अस से एक कंपनी ने शेयर इशू किए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट अस से एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लेट अस से एक कंपनी ने शेयर इशू किए,
ओके, एक कंपनी ने शेयर इशू किए फर्स्ट टाइम, मतलब उसने बोला 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च लेट्स से 2025। तो 27 मार्च 2025 को उसने फर्स्ट मतलब एप्लीकेशन मनी कलेक्ट किया। एंड नेचुरली ये प्रोसेस एक दिन में तो होता नहीं है, धीरे धीरे एप्लीकेशन मनी कलेक्ट होता है, ऐसे एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं सकता। तो अब लेटस से नेक्स्ट कॉल मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू किया इन्होंने 8 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत आई बीच में तो 31 मार्च आ गई, और बैलेंस शीट किस दिन बनती है? ओ बाय द वे, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट प्रिपेयर होनी थी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। तो उस दिन दिक्कत क्या हो गई कि मैंने पैसे तो ले लिए, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, मैंने अभी तक शेयर अलॉट नहीं किए क्योंकि अलॉटमेंट तो इस दिन होने वाला है। तो अब आप सोचिए, टेक्निकली इस पैसे को मैं क्या बोलूंगा? शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब साल खत्म हो गया बट अभी तक मैंने उस पैसे का अलॉटमेंट नहीं किया। भैया इस पैसे को तो मैं शेयर होल्डर्स फंड्स में डाल सकता था क्योंकि ये भी तो शेयर होल्डर ही बनने वाले हैं आगे जाकर। तो मैंने इस पैसे को यहां अलग से क्यों डिस्क्लोज किया? वेरी इंटरेस्टिंग। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है मैंने लोगों से पैसे ले लिए बट मैंने अभी तक लोगों को शेयर इश्यू नहीं किए हैं। शेयर वारंट में मैंने प्रॉमिस कर दिया था, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना चुका हूं कि मैं उनको शेयर दूंगा मैंने, लेकिन इस केस में अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है। माई अलॉटमेंट इज पेंडिंग, बिकॉज माई अलॉटमेंट इज पेंडिंग तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये मेरे शेयर होल्डर बन गए। एज सुन एज मैं शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट पैसे मतलब पैसे अलॉट कर दूंगा, ये पैसा यहां से माइनस होके यहां पे प्लस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंटायर लॉजिक। अब जैसे ही आपने शेयर होल्डर्स फंड्स पढ़ा, आपका एक पार्ट ऑफ बैलेंस शीट खत्म। अब फटाफट आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज के ऊपर। वेरी इजी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। भैया डेफर्ड टैक्स क्या होता है? अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इरेलीवेंट, बहुत ही रेयरेस्ट चांस है कि कभी आ जाए, बट मैं आपको वर्बली एक बार बता देता हूं। दिक्कत क्या है, इन रियल लाइफ इनकम टैक्स के रूल्स और अकाउंटिंग के रूल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैं एक आपको क्विक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपको समझ आए तो ठीक, वरना आप स्किप कीजिएगा। एक मशीन को मैं अकाउंट्स में डेप्रिशिएट करता हूं एट 10% पर एनम, ठीक है। कंप्यूटर्स को ले लेते हैं, चलिए रियल लाइफ एग्जांपल। कंप्यूटर को हमने अकाउंट्स में 10% पे डेप्रिशिएट किया, बट इनकम टैक्स वाले 40% डेप्रिसिएशन कंपलसरी बोलते हैं। तो मैंने 10% डेप्रीशिएट किया, तो मैंने सिर्फ 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन दिखाया अगर 1 लाख का कंप्यूटर था, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने 40,000 का ले लिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरा अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड मेरा इनकम टैक्स का प्रॉफिट कभी कभी मैच नहीं करता है। एंड बिकॉज ये मैच नहीं करता है तो उसको मैच कराने के लिए एक चीज बनती है विच इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट। देखिए आपका एक साथ दो आइटम सॉल्व हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग इजी है। क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग? भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग को आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि जितने भी आपके बैंक लोन्स होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, लेट्स से जितने भी आपके बैंक लोन होते हैं, जितने भी आपके डिवेंचर्स होते हैं, या जितने भी लेट्स से आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिए होते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं फटाफट। अब बताते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब क्या है? वैसे प्रोविजन जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट किया। तो इसका एक ही मात्र अच्छा एग्जांपल है विच इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ठीक है, या प्रोविजन फॉर पेंशन, ठीक है। देखिए एक प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका अभी तक कोई अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी, जैसे मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी गड़बड़ होगी बट मुझे पता है कितना परसेंट चांस है गड़बड़ होने का, उस हिसाब से मैं एक अमाउंट निकाल के रख लेता हूँ, रेडी रख लेता हूँ, ताकि मेरा लॉस हुए तो कम इंपैक्ट पड़े मेरे पीएल पे। आज ही मैं रेडी रहता हूँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब प्रोविजन फॉर पेंशन, अब लेट्स से मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय है, अब मेरे को पता है वो 30 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है, अब वो और 20 साल काम करेगा, वो 50 साल की सर्विस पूरी करके जाएगा। तो बाई लॉ और बाई लेट्स से खुद का दिल मैंने बोला कि मैं उसको ग्रेचुइटी पे करूंगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट 1 करोड़ रुपए पे करूंगा जब वो रिटायर करेगा। अब वो 1 करोड़ रुपया मैं अचानक से जब वो 20 साल कंप्लीट होंगे निकालूंगा तो मेरे पीएल पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा मैं निकालने लगूंगा।
अब क्या ये पैसा मैं रोज निकाल रहा हूँ या मैं रोज मतलब एक साल में खत्म हो जाएगा ये पैसा? नहीं, ये पैसा मैं बहुत लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन बन जाता है। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? क्योंकि आप खुद ही देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बगल में है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बगल में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के जस्ट पैरेलल में है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। भैया ये कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ ना। अगर बैंक लोन डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा लेट्स से बैंक का ओवरड्राफ्ट। ठीक है, लेट अस से आपने कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, छोटा लोन ले रखा है, 6 महीने का लोन है, लेट्स से 6 मंथ्स का लोन है, वैसा हो सकता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म बोरिंग ही हो गया। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एक बहुत पर्टिकुलर आइटम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है एक बार समझाना। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि वहां पे बहुत जरूरी होता है। बट एक बार यहां समझते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। जो आप इस साल कमाते हैं उस पर टैक्स अगले साल जाता है, राइट? जो आप 2024 में कमाएंगे उसमें टैक्स 2025 में जाएगा। तो 2025 में जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स, वो आप पे कब करेंगे? 2026 में। मतलब आपको पता है आपके लिए लाइबिलिटी रेडी है, आपको पता है अगले साल जाएगा, तो आप एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं अपने हिसाब से कि इतना टैक्स आएगा। एक्चुअल टैक्स कब पता चलेगा? जब साल खत्म होगा। और बैलेंस शीट भी कब बनती है? जब साल खत्म होता है। तो इतना फास्ट तो बनता नहीं है सामान, तो हम लोग एक रफ एस्टिमेट मार लेते कि हाँ ठीक है, मेरा 10 लाख रुपए का टैक्स इस साल का बन रहा है, हाँ 12 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, तो मैं उसे प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के अलग निकाल देता हूँ। क्या आइटम्स बचे देख लेते हैं। कोई भी आइटम जो यहां पे फॉल नहीं किया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो बन जाएगा मेरा अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब देखिए यहां पे करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको रेशियो चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। भैया, अगर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स, तो कहीं ना कहीं डेटर्स का भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट होगा। हाँ, देखिए नीचे आते हैं, शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स में देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा हुआ है, तो कोई भी कॉमन सेंस से बोल सकता है दिस इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, नॉट पेबल्स, दिस इज बिल्स रिसीवेबल्स। करेक्ट? ठीक है, ओके। तो इसके साथ अच्छा, अगर कोई इनमें फॉल नहीं करता है तो उसको मैं बोल देता हूं अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है भैया, बहुत बोरिंग हो गया ये पूरा एक्सप्लेनेशन, मेरे को बहुत बोरिंग लगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मेरे को आइटम्स तो समझ आ गए, बट एग्जाम में मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन सा आइटम कहाँ फॉल करता है? बार बार आपको इस फॉर्मेट को पढ़ना पड़ेगा। भैया ये फॉर्मेट मुझे याद ही नहीं होगा कभी एग्जाम से पहले, या भैया मैं तो एग्जाम से एक दिन पहले ही वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे कैसे याद होगा? ठीक है, एक इजी तरीका बताता हूँ। नॉन करेंट लाइबिलिटीज को याद करने का एक बहुत इजी तरीका है विच इज नोन एज डॉल, DOLL। कैसे? ध्यान से देखिए, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करेंट, एक सेकंड, डेफर्ड टैक्स, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसको हम लोग बोल सकते हैं DOLL, डॉल। तो डॉल इज अ शॉर्ट फॉर्म टू रिमेंबर दिस। एंड करेंट लाइबिलिटीज के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है टॉस। टॉस कैसे हो सकता है? ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, सो एक हो गया डॉल एंड एक हो गया टॉस। इससे आप नॉन करेंट एंड करेंट लाइबिलिटीज को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, मुझे नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज यही नहीं समझ आया कि भैया नॉन करेंट क्या होता है एंड करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। एक बार एसेट्स फटाफट कंप्लीट करते हैं। एसेट्स आर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी इजी। अगर आपको याद हो, मैंने एसेट को दो पार्ट में तोड़ा था, एक मैंने बोला था फिक्स्ड एसेट्स एंड एक मैंने बोला था करंट एसेट्स। चलिए एक बार फटाफट देखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में मैंने पहला हेडिंग क्या दिया, देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। भैया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? जो भी चीज आप सोच सकते हैं वो सारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लेट अस से कोई भी ऐसा हैवी मशीनरी, वो सारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाता है। बिल्डिंग, लैंड, वो भी उसमें जाता है। भैया इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है आपका गुडविल, आपके ट्रेडमार्क्स, आपके रिसर्च, आपके पेटेंट्स, आपके कॉपीराइट्स। ठीक है, ये कुछ कुछ नाम है, फॉर एग्जांपल पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स मतलब इनटैंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन
which cannot be touched but they have value, it's called intangible asset. अब भैया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, ये मुझे नहीं समझ आया। इजी है, मेरे को एक बात बताना, सपोज आप लोग कोई सोफा खरीदने गए, ठीक है, तो वो सोफा आप शाम के, आपके घर में सोफा नहीं था, आप शाम को होम डेकोर गए, आपने पैसे दिए, आपने सोफा खरीद लिया, तो आपका कैश कम हो गया, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गया। बट भैया बिल्डिंग क्या एक दिन में ऐसे खरीदी जा सकती है? नहीं, बिल्डिंग तो धीरे 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 बनती है। अब लेट अस से आपने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी बनाना 2 फरवरी को या 12 फरवरी को, 12 फरवरी 2026 को आपने बनाना स्टार्ट की, एंड बिल्डिंग खत्म कब हुई? 30 मई 2026 को बिल्डिंग बनके रेडी हो गई। अब इसके बीच में कौन सी डेट आई? 31 मार्च 2026, विच इज द बैलेंस शीट डेट। तो इसके अंदर क्या हुआ? आपकी बिल्डिंग रेडी भी है? नहीं, लेकिन आपकी बिल्डिंग के अंदर पैसा लगा हुआ है? हाँ। और जब ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो ये आपका क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका मतलब आपने कैपिटल लगा दी है, बट अभी वो इन प्रोसेस है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, सेम लॉजिक, एकदम सेम लॉजिक फॉर इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कोरोना की वैक्सीन बेस्ट एग्जांपल, या कोई भी वैक्सीन या कोई भी लेट्स से रिसर्च अगर होती है, वो रिसर्च एक दिन में नहीं होती है, 2-3 साल लगते हैं, 1000-1500 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अब वो 1000-1500 करोड़ रुपए को एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे जाके एसेट बनेगा। लेकिन बैलेंस शीट आएगी तो मैं क्या बोलूंगा? इंटेंजिबल एसेट बना? नहीं, अभी तक एसेट बना नहीं है, अभी डेवलप चल रही है, रिसर्च चल रही है, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट आए तो आप देखिएगा कोई भी मेडिकल कंपनी या कोई फार्मास्यूटिकल या कोई ड्रग्स कंपनी, हमेशा उनमें देखिएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फाइनली वी हैव वेरी सिंपल आइटम्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड खरीद रखा है, आपने सिल्वर खरीद रखा है, आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है, तो ऑल दोज आर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स का मतलब यहाँ पे लोन लेना नहीं, लोन देना है, कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है। भैया एडवांस क्या होता है? लेट अस से आपका एक स्टाफ है, वो स्टाफ फॉर एनी रीजन, लेट अस से उसके सपोज उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसने क्या किया, आपसे 6 महीने की सैलरी ले गया पहले से, तो दैट इज कॉल्ड एन एडवांस। अब लॉन्ग टर्म एडवांस क्या होता है? लॉन्ग टर्म एडवांस यूजुअली स्टाफ सैलरी को नहीं जाता है। लेट अस से मैं बिल्डिंग बना रहा था, जैसे मैंने ऊपर बोला, तो अब कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे से 40% अमाउंट अपफ्रंट मांग लिया कि 40% आप अभी पे करो वरना हम बिल्डिंग नहीं बनाएगा। तो वो पैसा मैंने दे दिया, तो वो मेरे लिए एक तरीके से लॉन्ग टर्म एडवांस हो गया, क्योंकि ये बिल्डिंग बनेगी बहुत टाइम बाद, 2-3 साल बाद, बट मैंने पैसा ऑलरेडी उसको एडवांस में दे रखा है, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म एडवांस। भैया अगेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? जस्ट 1 मिनट आई विल टेल। अगर कोई आइटम इसमें फिट नहीं होता है तो इट बिकम्स एन अदर नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या होता है? अगेन वेरी इजी, अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस समझ आया तो आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी समझ आ जाएगा। अगर आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट समझ आया जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए सारे आइटम्स पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है, अदर करेंट एसेट्स जो इन पांचों में फॉल नहीं करेगा वो अदर करेंट एसेट्स बन जाता है। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, वेरी सिंपल टर्म्स में इन्वेंट्रीज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के अलावा भी 2-3 आइटम होते हैं, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। ठीक है, एंड फाइनली आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको लेके कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैश तो ठीक था, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? तो इसका एक डेफिनेशन है जो कि शेड्यूल 3 बताता है, एंड आपकी बुक्स में भी उसको इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। क्या बोलता है वो डेफिनेशन? कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है anything, and I mean anything which can be converted into cash readily, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स जिनको मैं 3 महीना के अंदर रियलाइज कर लूंगा, 3 महीना के अंदर रियलाइज कर लूंगा, या फिर मैंने उनको इसीलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मेरे को कुछ रिटर्न चाहिए, मैं क्या बोला, 3 महीने के अंदर रियलाइज कर लूंगा, दोज आर ऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। भैया एग्जांपल ऐसे तो थोड़ी समझ आएगा, ठीक है मैं बताता हूँ। कैश इन हैंड, ठीक है, कुछ कुछ मैं आइटम्स बता रहा हूँ जो समझ आते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और अगर शॉर्ट टर्म में ये मेंशन्ड है कि वो 90 दिन से कम का है या 3 महीने से कम का है, ठीक है, 90 दिन से कम का है तो लेस देन 90 डेज, ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स जहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, सो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ कि कैसे आइटम्स फ्लो करते हैं इन द बैलेंस शीट। आई नो इट्स अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, मैंने खाली बस आइटम्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से राउंड अप करता हूं एंड उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बताता हूं। तो चलिए एक बार रैप अप करते हैं हमने बैलेंस शीट में जो भी पढ़ा उसको। सबसे पहले हमने पढ़ा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हमने बोला शेयर होल्डर फंड। मेरे साथ ट्राई कीजिए, अगर आप बैठे हैं तो एक पेपर एंड पेन में इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके बिना स्क्रीन की तरफ देखे। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। एक स्पेशल आइटम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डन। नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज डॉल, DOLL, deferred tax liabilities net, other non-current liabilities, long-term borrowing, long-term provision, short current liabilities बनता है TOS, trade payables, other current liabilities, short-term borrowing, short-term provision, very easy। एसेट्स की तरफ आते हैं। एसेट्स में खाली दो पार्ट्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहला हेडिंग होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके अंदर और चार हेडिंग है, इजी है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बन रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट जो बन रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद क्या आएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, एंड फाइनली अदर नॉन करेंट एसेट्स, इजी। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? अगेन सब पैरेलल में चल रहा है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑफ कोर्स अदर करंट एसेट। एक तो आइटम अदर वाला आता ही आता है। भैया इन दोनों के लिए आपके पास कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्या? देखो ना, अगर आपके पास कुछ हो तो देखिए, इनमें कोई लॉजिकल शॉर्ट फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो मन बना सकते हैं। कोई नूडल बना देता है नॉन करंट एसेट में, NODLP। पॉन्ड बना देता है PONDL, तो पॉन्ड एल। ठीक है, बट मेरी तरफ से कोई लॉजिकल फॉर्मेट बन नहीं रहा था। अब दिक्कत क्या होता है, ज्यादा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बनाने लगूंगा तो शॉर्ट फॉर्म याद करने में ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। जहां पे लॉजिकल था मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बैलेंस शीट में खाली बस इतना पढ़ने से तो होगा नहीं। पार्ट 1 बैलेंस शीट में कुछ और चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस शीट कंप्लीट हो। 5 more minutes on the balance sheet and then we are done। सबसे पहला चीज, भैया करंट नॉन करंट क्या होता है? चलो समझते हैं। एक आइटम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, एक आइटम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। भैया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल होता है, आपने सपोज खरीदा रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल से आपने उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स बना, उसको आपने फिनिश्ड गुड्स किया, फिनिश्ड गुड्स को आपने बेचा तो किसने खरीदा होगा तो डेटर्स बना, और डेटर्स आपको पैसा देंगे कुछ टाइम बाद, तो वो बन जाएगा कैश, और उस कैश से वापस आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे। यही होता है बिजनेस का प्रोसेस। अब सपोज रॉ मटेरियल से WIP में 2 महीना लगता है, WIP से फिनिश्ड गुड में 1 महीना लगता है, बेचने में अराउंड 3 महीने लगते हैं, और पैसे रियलाइज करने में अराउंड 6 महीने लगते हैं, और कैश से वापस रॉ मटेरियल खरीदने में लेटस से 1 महीना और लगता है, राइट? तो आप सोचिए, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश हो, ठीक है, या आपका स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल, फर्क नहीं पड़ता, तो कैश से आपने स्टार्ट किया तो 1 + 2 3 + 1 4 + 7 + 6 13, मतलब आपको 13 मंथ्स लगे अपने कैश को वापस कैश बनाने में, कैश टू कैश। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, 13 मंथ्स लिखा है मैंने यहाँ पे, 13 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या? आई रिपीट वंस अगेन, कैश को वापस में कैश बनाना। ठीक है, अब बेसिकली लॉजिक ये बोलता है कि लेटस से मेरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेटस से मेरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है 6 महीने का। ठीक है, और मेरे पास कोई डेटर है जो कि है, डेटर नहीं, लेट्स से लोन है। ठीक है, और मेरे पास कोई लोन है जो कि है 8 महीने का। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 6 मंथ्स का और मेरा लोन है 8 मंथ्स का, तो टेक्निकली ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म बन गया। 6 महीना क्या हुआ? मेरे लिए एक हर्डल बन गया। 6 महीना एक मेरे लिए दीवार है। अगर 6 महीने के पार है तो लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी चीज लॉन्ग टर्म होती है तो उसको अकाउंट्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट, और अगर कोई भी चीज शॉर्ट टर्म होती है तो उसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं करेंट। ओके, तो अब अगर कोई लोन है, लेटस से, अगर लोन बहुत छोटा है, ठीक है, लेटस से लोन बहुत छोटा है, लेट्स से 1 महीने का है,
ठीक है, पहली बात तो अगर लोन 1 महीने का है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैश इक्विवेलेंट ही हो सकता है, बट लेट अस से स्पेसिफिकली आपको बोला बैंक लोन, तो वो ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का है, मेरा लोन 1 महीने का है, तो शॉर्ट टर्म है, तो वो बन जाएगा मेरे लिए करंट लायबिलिटी। तो भैया ये तो कंफ्यूजिंग है, मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे कुछ और सिखाया है। मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे बोला कि 12 महीने का रूल अप्लाई होता है कि अगर कोई भी चीज 12 महीने से ज्यादा होती है तो वो नॉन करेंट है, 12 महीने से कम होती है तो वो करेंट है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दैट इज द डिफॉल्ट केस। आईसीएसई एंड सीबीएसई जिस तरीके से पेपर बना रहा है, इट इज नो बिग डील अगर वो लोग इस पॉइंट पे आपको धीरे धीरे फंसाना स्टार्ट कर दे। तो सिंपल एक लॉजिक ये बोलता है, शेड्यूल 3 ये इंस्ट्रक्शन आपको देता है। तो मैंने आपको अभी तक दो चीजें बताई, क्या? एक 12 महीने का रूल होता है एंड एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब भैया हम लोग किसको फॉलो करें? सपोज अब मेरे को क्या हुआ, एग्जाम में बता दिया ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, और मेरे को एग्जाम में ये भी बता दिया कि मेरा 12 महीने वाला रूल के हिसाब से, तो व्हाट शुड बी माय आइटम, मैं किस तरीके से उसको फॉलो करूंगा? तो भैया देखो, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, मैंने क्या बोला, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, देन इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? सो सॉरी, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच इन देयर। सो मैं जैसा आप लोग को बता रहा था, 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, अब मेरे पास दो दीवार हो गई। भैया आप कुछ और बोल रहे हो, स्कूल का प्रोफेसर कुछ और बोल रहा है, स्कूल का टीचर कुछ और बोल रहा है। देखिए ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है, ये आपका शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है कि 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल whichever is higher that we need to consider। मैंने क्या बोला? 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल whichever is higher। ठीक है भैया, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस से आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 6 महीने का, ठीक है, और आपका मैंने दूसरा क्या बताया 12 मंथ्स, तो दोनों में हायर क्या होता है? 12 मंथ्स। तो मैं जितनी भी क्लासिफिकेशन करूंगा करेंट या नॉन करेंट, वो किस बेसिस पे करूंगा? 12 मंथ्स। अब देखिए मैंने ये एग्जांपल दिया, ऑपरेटिंग साइकिल कितना निकला? 13 मंथ्स का, लेकिन मेरा चेक क्या होता है 12 मंथ्स का, दोनों में हायर क्या होता है? 13 मंथ्स। तो अब मैं जो भी क्लासिफिकेशन करूंगा करेंट या नॉन करेंट, वो किस बेसिस पे करूंगा? 13 मंथ्स। तो आप सिंपल रखिएगा, 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, वेरी इजी। ठीक है, इससे ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल में आपको कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, और ये आपको हो सकता है एक एमसीक्यू में फंसा दे कि देखिए मेरा एक आइटम है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ छोटा सा। लेटेस्ट से मैंने बोला कि मेरा एक आइटम है, ठीक है, मेरा एक ट्रेड रिसीवेबल है, मैं एकदम सिंपल रखता हूँ, मेरा एक ट्रेड रिसीवेबल है, वो मेरा 15 मंथ्स में रियलाइज होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप फटाफट जाके बोल देंगे ये तो नॉन करेंट एसेट है, एंड आप बल्ले बल्ले करके वापस आ जाएंगे। नहीं, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है ऑपरेटिंग साइकिल है मेरा 17 मंथ्स का। तो मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपको क्या सिखाया? ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स और 12 मंथ्स विचएवर इज हायर। तो आप क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे? 17 मंथ्स के। अब मेरे को बताओ 15 मंथ 17 मंथ से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो 15 मंथ 17 मंथ से कम है, तो ये क्या हो गया? करंट एसेट। मैंने आपको बोला ना, मेरी जो दीवार है जिसके बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूं कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो करंट है या नॉन करंट है, ये दीवार ही हिल सकती है। कैसे? ये दीवार कौन डिटरमाइन करता है? 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विचएवर इज हायर। सो दैट इज ऑल जो आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में सीखना था। एंड एक और पॉइंट जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया हो कि भैया ये आपने दो कॉलम यहाँ पे क्यों बना रखा था, एक 31 मार्च 2025 और एक 31 मार्च 2024। सो बेसिकली शेड्यूल 3 ये बोलता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, आपको हमेशा करंट ईयर, सीवाई मतलब करंट ईयर, मैं सिखा देता हूं, सीवाई का मतलब होता है करंट ईयर, और पीवाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स आपको रिपोर्ट करने होते हैं। अब क्या पता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है। बेसिकली अगर आप इस साल का फिगर डायरेक्टली प्लेस करेंगे, सपोज आपने ये फिगर दिया ही नहीं प्रीवियस ईयर का, तो एक रैंडम आदमी को नहीं समझ आएगा कि ये फिगर बढ़ा घटा क्या हुआ क्या इस फिगर में। तो मैं आपको एक साल पहले का फिगर सेम टू सेम देता हूं, क्यों? ताकि आप लोग क्या कर सके, आप लोग जो है कंपैरिजन कर सके कि पिछले साल के हिसाब से क्या हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मेरा बैंक का लोन यहाँ पे 100 करोड़ का था और यहाँ पे 150 करोड़ का हो गया, राइट? अगर मैं छोड़िए ये वाला फिगर आपको नहीं बताता हूं तो आपको यहाँ पे खाली 150 करोड़ दिखेगा, आप बोलेंगे चलो ठीक है। लेकिन आप जब देखेंगे पिछले साल 100 था और इस बार 150 था, तब आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि अचानक से 50 करोड़ का लोन कहां से रेस हो गया, अचानक से 50 करोड़ का लोन कहां से रेज हो गया। इसीलिए आपको टेंशन होगी, इसीलिए प्रीवियस ईयर का फिगर दिया जाता है ताकि लोग कंपेयर कर सके, कंपैरेटिव फिगर बना सके, राइट? सो दिस इज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन बैलेंस शीट।
अब इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन होगा और हम लोग छोटे छोटे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसका, तो वो एक सेपरेट वीडियो होगा, इस वीडियो में मर्ज नहीं करूंगा। अब फाइनली आई विल टेक 10 to 15 मिनट्स मोर एंड आई विल क्विकली डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप कंफ्यूज मत होइएगा। which is this, it's a very small format again। कुछ कुछ चीजें मेरे को बहुत इजी है, नोट नंबर, ठीक है। हाँ, फिगर्स फॉर करंट रिपोर्टिंग पीरियड विच इज इक्वल टू द करंट ईयर, फिगर्स फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड विच इज इक्वल टू द प्रीवियस ईयर। भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जो आपका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, क्या बोला, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। भैया ये कुछ नए वर्ड्स लग रहे हैं, यस ये एग्जाम्स में यूज होते हैं। अकाउंट्स में हम लोग ये नहीं बोलते हैं नॉर्मल धंधे में क्या सीखा, हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। बेसिकली लेट अस से मैं आज एक ट्यूशन टीचर हूं, तो बिकॉज मैं एक ट्यूशन टीचर हूं, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या होगा, लोगों को पढ़ाना एंड उनसे फीस कलेक्ट करना, ठीक है। अचानक से मैं खेती करने चला जाऊंगा, दैट इज नॉट माई प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। अब लेट अस से मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, देन इन दैट केस उनका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या होगा, वो जिस बिजनेस में है उसमें सेल परचेज करना। लेट अस से मेरे चाचा या मेरे मामा वो कहीं जॉब करते हैं, तो उनका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी होगा जॉब करना, जॉब जाना और वहां से सैलरी कलेक्ट करना, ठीक है। सो दैट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी पैसा आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते हो वो आप फर्स्ट लाइन आइटम में रिपोर्ट करते हो, विच इज इक्वल टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो भैया ये अदर इनकम क्या है, बस सिंपल ना, जो भी पैसा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है वो अदर इनकम है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, बेस्ट रहेगा। मैं एक ट्यूशन टीचर हूं, तो देन इन दैट केस मेरा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी या मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सिंपली ये रहेगा कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा और उनसे फीस कलेक्ट करूंगा, वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। बट क्या हुआ, मैंने अपने पैसे एफडी में लगा दिए थे बैंक में, एंड बैंक ने मुझे कुछ इंटरेस्ट पे किया। क्या इंटरेस्ट कलेक्ट करना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, द आंसर इज नो। क्या इंटरेस्ट कलेक्ट करना मेरा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, द आंसर इज नो। अनदर एग्जांपल, मैंने पैसे अपने शेयर्स में इन्वेस्ट किए, कंपनी ने मेरे को क्या दिया, डिविडेंड। क्या डिविडेंड पाना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या मेरा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, द आंसर इज नो। तो वो मेरी अदर इनकम बन गई, तो वो मैं यहाँ सेकंड लाइन में रिपोर्ट कर दूंगा। तो आपको फर्स्ट लाइन समझ आ गई, सेकंड लाइन समझ आ गई, थर्ड लाइन क्या है, टोटल इनकम, वो इन दोनों को ऐड करने से मिल जाएगी। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस आपको लग रहे होंगे काफी बल्कि, बट दे आर वेरी इजी। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा ये खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब आपने जो स्टॉक खरीदा उसको आपने कहीं परचेज किया होगा, तो परचेज करने का आइटम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार मैं रीड करा देता हूं। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन एप्लीकेबल होता है इनटेंजिबल एसेट्स पे। ये बहुत सिंपल है, क्लास 11 का पॉइंट है, बट स्टिल आई रिपीट, गुडविल को कभी डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, गुडविल को अमोर्टाइज करते हैं, रिसर्च को अमोर्टाइज करते हैं, बट बिल्डिंग प्लांट को कभी अमोर्टाइज नहीं करते हैं, बिल्डिंग और प्लांट को हमेशा डेप्रिशिएट करते हैं। वैसे जस्ट फॉर अ क्विक फैक्ट, एक और आइटम होता है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। ये जस्ट एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर कोई भी ऐसा रिसोर्स होता है जो कि यूजुअली बहुत रेयर आइटम में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो माइनिंग करती है, ठीक है, तो वो कोल माइन में जाके काम करती है, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं करेगी, वो अमोर्टाइजेशन नहीं करेगी, वो एक आइटम करेगी विच इज कॉल्ड डिप्लीशन। ये जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है, सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज बेसिकली सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। तो जो आप लोग सैलरी वेजेस पे करते हो, या लेट्स से आपने कमीशन पे किया या आपने कोई बोनस पे किया, सो दैट इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, सो दैट बिकम्स योर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एंड व्हाट इज द फाइनेंस कॉस्ट, द फाइनेंस कॉस्ट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट जो आप पे करते हैं, ठीक है। आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया, आपने किसी को भी इंटरेस्ट पे किया, आपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, सो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंस कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस जो यहाँ पे नहीं आ पाए वो अदर एक्सपेंस बन जाता है। भैया याद करने का तरीका बहुत सिली है, बट CDEF लाइन से आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारे आइटम मेरे लाइन से आते हैं। अच्छा, अब भैया ये तीन आइटम आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आप भागने की तैयारी में हो। नहीं नहीं, रुको रुको, मैं समझाता हूँ ये तीन आइटम क्या होता है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लोग को याद हो, अब जब हम लोग वो बनाते थे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, क्लास 11 याद कीजिए, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरीके से काम करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग यहाँ लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, हम लोग यहाँ लिखते थे परचेजेस, हम लोग यहाँ लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
ठीक है, यानी कि वेजेस हो सकता है, फ्रीट हो सकता है। हम लोग यहाँ लिखते थे सेल्स और हम लोग यहाँ लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। अब मेरे को एक बात बताइए, सेल्स को मैंने क्या किया, सेल्स को मैंने ऊपर लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्यों बोला, बिकॉज दैट इज माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने उसको फर्स्ट लाइन में लिख दिया, करेक्ट। उसके बाद मैंने जो अदर इनकम कमाई उसको मैं लिखता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज माय अदर इनकम, करेक्ट। तो मैंने उसको अदर इनकम भी अलग से लिख के दिखा दिया। सेकेंड आइटम मैंने क्या बोला, चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो देखिए मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहाँ आया। तो जो आइटम मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे दो कॉलम्स में लिखता था उसको मैंने थोड़ा सा वर्टिकली फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज दिस, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, वो हो जाता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और फिर फाइनली होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये एप्लीकेबल होता है लेटेस्ट से कोई ऐसा कंपनी में या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे मटेरियल कंज्यूम होता है। ये पॉइंट हर जगह रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी होता है लोगों को ट्रीट करना है, उनसे ट्रीटमेंट का फीस लेना। बट लेटेस्ट से कोई हॉस्पिटल है जो दवाइयाँ यूज करता है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, तो उस पैसे को जो उसने यूज किया इन खरीदना एंड उसको यूज किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर आपको याद हो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये सब पॉइंट्स आते थे, राइट। सो नेचुरली इनकम माइनस एक्सपेंस बिकम्स योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप माइनस कर देंगे टैक्स, सो आपका बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। द अमाउंट विच कम्स ओवर हियर एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑफन कॉल्ड सरप्लस। अगर वो पॉजिटिव अमाउंट होता है तो वो बन जाता है सरप्लस, एंड इफ इट इज अ नेगेटिव अमाउंट देन हम लोग उसको बुलाते हैं डेफिसिट। अब भैया सरप्लस क्या होता है, ये वही सरप्लस है जो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। जस्ट टू गिव यू सम मोर आइडिया, अब मैं बिकॉज मैंने ये सारे आइटम्स डिस्कस कर लिए तो मैं मोटा मोटा एक चीज डिस्कस करता हूँ। यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज कि एक आइटम को क्लासिफाई कैसे करते हैं। पहले तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे अलग अलग आइटम्स को देखेंगे आपको समझ आएगा कि कौन सा आइटम कहाँ पे ज्यादा फिट बैठता है, ठीक है। Second of all, whenever you are practicing for any item as such, just a second, yeah. So whenever you are practicing for any item as such, आप simply ये सोचिए कि पहले वो asset है कि liability। बहुत ही basic है, but it is very required that you check कि whether it is an asset or a liability. Then it is very important for you to check कि whether it is a fixed asset. If it is an asset, okay, let's see, like एक flowchart बनाने का कोशिश करते हैं। First you check if it is an asset or a liability. Let's say it is an asset, then you check it is a long-term asset or a short-term asset. How? वो ऑपरेटिंग साइकिल, वो दीवार मैंने जो आपको समझाया, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर। सो अब आप चेक कीजिए वो नॉन करेंट एसेट है या वो करेंट एसेट है। इफ इट इज अ नॉन करेंट एसेट देन उसकी कुछ हेडिंग्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगर वो लैंड बिल्डिंग वैसा टाइप का होता है तो आप उसको सही हेड में क्लासिफाई कीजिए। क्या होगा अगर आपने कहीं में इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म में, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड सिल्वर खरीद रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। आपने किसी को लॉन्ग टर्म एडवांस दे रखा है, कैपिटल एडवांस दे रखा है, कैपिटल एडवांस इज अ कॉमन टर्म दैट इज यूज्ड। तो व्हेन यू आर गिविंग कैपिटल एडवांसेस तो दैट बिकम्स योर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और क्या हो सकता है, डेफर्ड टैक्स एसेट, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो डायरेक्ट फिगर आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ सकता है, ऐसा कोई आइटम जो कि इन पांचों में क्लासिफाई, चारों में क्लासिफाई नहीं हो पाया। अब लेट्स से वो, माय अपॉलॉजीज, नॉन करेंट एसेट में फॉल नहीं कर पाया तो वो करेंट एसेट में फॉल करेगा, राइट। अब करेंट एसेट में वो फॉल करेगा तो क्या हो सकता है, या तो वो ट्रेड रिसीवेबल होगा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब या तो डेटर होगा या बिल्स रिसीवेबल होगा, या फिर वो इन्वेंट्रीज होगा, इन्वेंट्रीज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है, या फिर वो आपका करंट इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। बट शॉर्ट टर्म मतलब कौन सा शॉर्ट टर्म, मोर देन 3 मंथ्स बट लेस देन जो दीवार है। मैं 12 मंथ्स नहीं बोल रहा हूँ, देखिए 12 मंथ्स इज द डिफॉल्ट एंड आई अंडरस्टैंड एग्जाम में आई रियली होप कि आपको 12 मंथ्स वाला क्वेश्चन है ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। बट अगर आपको इसमें गूगली फेंका जाए तो आप प्लीज प्रिपेयर्ड रहिएगा, इसलिए मैं बार बार 12 मंथ्स नहीं बोल रहा हूँ, दीवार बोल रहा हूँ ताकि आपको हिट करता रहे कि 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर। सो लेट्स से वो 3 महीने से ज्यादा है बट वो 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर उस दीवार से कम है तो वो आपका करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अगर वो 3 मंथ से भी कम हो गया तो वो कैश इक्विवेलेंट्स बन जाता है, राइट। एंड देन फाइनली वी कम टू योर लेट्स से इन्वेंट्रीज भी हो गया, आई थिंक मैं सारा कवर कर लिया। यस, ट्रेड रिसीवेबल्स या ऑल इज कवर एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब लेट्स से एसेट तो आपने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब आप लाइबिलिटी की तरफ आते हैं तो नेचुरली अगर वो शेयर कैपिटल है तो वो शेयर कैपिटल के प्रॉपर डिस्क्लोजर में जाना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, शेयर कैपिटल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑथराइज कैपिटल, गवर्नमेंट ने आपको कितना ऑथराइज किया देने के लिए। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी इशू की है फॉर
लेट्स से इशू की है ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर सकें। सब्सक्राइब का मतलब होता है लोगों ने एक्चुअली में कितना पैसा सब्सक्राइब किया है। उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है वो पैसा जो लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, हमने मांग भी लिया सारी कॉल्स एंड लोगों ने सारी पे भी कर दी। तो दैट इज ऑल गुड राम राज्य वाला सिचुएशन, सो दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अगर क्वेश्चन में बोलता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो उसमें दो तीन केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, हमने ही कॉल्स नहीं मांगी है, तो उन बेचारों की तो क्या ही गलती। तो हो सकता है कि वहां पे हमने कॉल्स मांगी नहीं है। लेट अस से हमने कॉल्स मांग ली, लोगों ने पे नहीं की है, तो वो भी वही केस होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सो एनी केस जहां पे फुल्ली पेड नहीं है वो वहीं पे आएगा, चाहे वो मेरी गलती हो मैंने कॉल्स नहीं मांगी है, या उनकी गलती हो कॉल्स इन अरियर हो। तो कॉल्स इन अरियर हमेशा लेस होता है और शेयर फॉर फीचर हमेशा ऐड होता है। शेयर फॉर फीचर क्यों ऐड होता है, यहाँ पे उतना रेलेवेंस नहीं है, वो इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में आपको ज्यादा बेटर से समझ आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, आप सारे रिजर्व्स को ऐड कर दीजिए। हो सकता है आपका पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बैलेंस होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें इस साल का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा उसको एडजस्ट करके फाइनल फिगर आता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, आपने अलॉटमेंट किया नहीं है बट बीच में साल खत्म हो गया है, तो डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। क्यों अलग होता है मैंने आपको बताया, वो अभी तक शेयर होल्डर बने नहीं है बट मैंने उनसे पैसा ले लिया है, तो ना वो लाइबिलिटी है ना वो शेयर होल्डर फंड है, तो बीच में अलग एक आइटम बन जाता है। देन नॉन करेंट liabilities is DOL, deferred tax liabilities, not important for your exam but directly figure आ सकता है। Other non current liabilities, इसमें क्या आता है I can explain। Long term borrowing का मतलब क्या होता है, बैंक लोन, डिबेंचर, जो आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरिंग है। अच्छा लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होता है या नॉन करेंट कैसे डिसाइड होता है, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 months, whichever is higher। I am repeating this more lot of times because I have a very gut feeling कि 26, 27, whichever year you are watching this paper, I really hope it doesn't come, but I have a gut feeling it might come very soon. The level at which the accounts paper is advancing is immense. That's why I've mentioned it. Okay. And then long-term provisions. Long-term provisions में provision for gratuity, provision for pension, वैसे टाइप के आइटम्स आते हैं। एंड देन उनके पैरेलल में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, ट्रेड पेबल्स होते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज होती है। अगर आप अपनी बुक्स को खोलेंगे, चाहे आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप डीके गोयल फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप कोई थर्ड बुक भी फॉलो कर रहे हैं, आपको हमेशा बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे बुक के अंदर में कि कौन कौन से आइटम कहाँ फॉल होते हैं। There is one discrepancy which I want to address. There is no requirement of buying the latest book. अगर आपका बुक 2 या 3 साल भी पुराना है, इट्स नॉट एन इशू। जब तक आपके बुक में नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, दैट मीन्स दैट यू हैव द लेटेस्ट बुक, द लेटेस्ट फॉर्मेट, उसके बाद फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप हर साल नया बुक खरीदें व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। अब एक दो आइटम है, भले ही मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेट अस से अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है या अनपेड अरियर्स ऑफ डिविडेंड होता है, तो वो सब आइटम्स होते हैं जो अदर करेंट लाइबिलिटीज में चले जाते हैं। अब लेट अस से कोई ऐसा आइटम है जो मेरे को पता है कि मैं बाद में पे करने वाला हूँ बहुत ज्यादा। लेट अस से मैंने किसी का सिक्योरिटी मनी ले रखा है, ठीक है। अब सिक्योरिटी मनी का मतलब होता है लेट से 2 साल तक मेरा कोई आइटम, लेट से मेरे घर का कोई फर्नीचर 2 साल के लिए मेरा दोस्त ले गया, तो मैंने उससे 10 लाख रुपए एज अ सिक्योरिटी ले ली क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्नीचर था। अब वो पैसा मेरी लाइबिलिटी नहीं है, पहली बात, वो ऐसा पैसा मेरा एसेट है। ओके, वेरी सॉरी। लेट अस से मैंने कोई फर्नीचर अपने फ्रेंड से लिया एंड मैंने उसे 10 लाख रुपए पे किए, सो दैट इज नॉट द मतलब एन इशू। सो दैट इज अ नॉन करेंट काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसके बेटर एग्जांपल्स भी है, इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बेटर एग्जांपल्स भी जो क्वेश्चन वाली वीडियो में हम लोग अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे इन एमसीक्यूज या फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। So that is all about the balance sheet, and then again very short and very quickly, what is the profit and loss statement, revenue from operations, other income, total income बन जाता है। फिर उसके बाद CDEF, cost of material consumed, depreciation and amortization, employee and benefit expenses, finance cost, other expenses। अब उसको मैंने क्या किया, चेंजेस इन इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी उल्टा बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड फर्स्ट आइटम जो होता है परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, सारा आइटम हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक परसेंटेज होता है तो परसेंट लगा के मेरे को आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा 120 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स का रेट 20% है, देन इन दैट केस 20% ऑफ 120 करोड़ विच इज इक्वल टू 24 करोड़, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा 96 करोड़ का। दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। तो इसी के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट विच इज पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट विच इज पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। द कॉन्सेप्ट एंड द डिस्कशन विच वाज रिक्वायर्ड इज कंप्लीट। एक और पार्ट था which is the question solving part of the entire thing. So as I'm recording this video, I understand that it requires a separate 1 to 2 hour of a session, so उसको मैं एक separate video में record करके रखूंगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये डाउट होगा
कि भैया 2 चैप्टर्स है जो इससे कनेक्टेड है, कैसे इनको रिवाइज करें, कैसे शेड्यूल 3 को रखें। तो देखिए, अगर आप शेड्यूल 3 पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को 1.25x में एक बार फिर से देख लीजिए। 1.25 बिकॉज 1.5 मत कीजिएगा, मेरी स्पीड थोड़ी बोलने की अभी भी फास्ट है। सेकंड पार्ट अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले देख रहे हैं, देन 1.5 पे लगाइए। एंड जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इस पूरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को, वहां पे ध्यान दीजिए। एंड सिंपल रखिए ना, अपने एक पेपर में लिख के देखिए। आपको फॉर्मेट एक बार के लिए याद हो जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग रट्टा, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है, ताकि आप एग्जाम में कनेक्ट कर पाए, आप एग्जाम में ब्लैंक ना हो जाए। अब इसमें एक चैप्टर कनेक्टेड होता है विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। दैट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी डिफरेंट चैप्टर, इट टेक्स हाफ एन आवर, बट वो इससे मतलब इससे कॉन्सेप्ट लेगा, बट वो चैप्टर थोड़ा सा अलग है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक और चैप्टर आता है विच इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ होल डिफरेंट चैप्टर, उसको आप शेड्यूल 3 के साथ मिक्स मत कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर दिस थिंग, बट उसके ऊपर अलग गाइडेंस है, अलग इंस्ट्रक्शंस है, तो वो उसको हम लोग बाद में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू डिराइव हुई, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, जहां पे आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ आता है, देन यू कैन ऑब्वियसली कमेंट इन द सेक्शन, put your doubt in the comment section, and I will try my best to get back to you and reply with a proper explanation as soon as possible. Thank you so much. That's it for today. I'll come back with the video on the problem solving and other topics very soon. Thank you so much.